कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। स्वास्थ्य संबंधी विशेष कार्यक्रम। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टे फिट स्टे हैप्पी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेमन गुड मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के अखबार के कुछ खबरों की, कुछ उन खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी हैं। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। जी हां, आज की कौन सी खबर है जो अखबार की सुर्खियां बनी, इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संजय मिश्रा। बढ़ते हैं संजय मिश्रा की तरफ। शुक्रिया राजकुमार और तमाम दर्शकों का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। दिनचर्या आज की कैसी रहेगी? सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती का पर्व है और इस पावन पर्व की उपलक्ष्य में तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रोज की भांति आज भी हम लाए हैं आपके सामने कई अखबार और आज हम आपको तारुफ कराएंगे कि किस अखबार के किस पन्ने पर कौन सी जगह को प्राथमिकता दी गई है। तो सबसे पहले नव भारत टाइम्स मेरे हाथ में है। नव भारत टाइम्स से इसकी शुरुआत करते हैं। नव भारत का हेडलाइंस है, बीजेपी लैंड बिल पर घर घर जाएगी, पीएम मोदी ने की बेंगलुरु में घोषणा, ब्लैक मनी, कोयला और रेल जैसे मामलों पर प्रकाश डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उनके जिस तरीके से वो खरीदारी करने के लिए एक मॉल में जाती हैं और वहां पर ट्रायल रूम में जब वह जाती हैं तो वहां पर एक खुफिया कैमरा, जिस तरीके से कैमरा वहां 3 जिस तरीके से लगाया गया था, इसका उन्होंने पर्दाफाश किया। गोवा की बात हम कर रहे हैं। छुट्टियों के दौरान स्मृति ईरानी गोवा पहुंची थी। वहां के जो लोकल एमएलए हैं, वहां के स्थानीय विधायक हैं, उनको फोन के माध्यम से स्मृति ईरानी ने बुलाया और वहां के स्थानीय विधायक ने अपने साथ पुलिस लेकर उस दुकान में पहुंचे जहां पर सीसीटीवी लगी थी। इस पर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत होगी आधी और अशांत यमन से भारतीय का लौटना बदस्तूर जारी है। कई अखबार हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जमीन अधिग्रहण विधेयक को लेकर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को शुरू हुई अपनी कार्यकारिणी बैठक। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें, बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और कई मामलों में पीएम मोदी ने वहां के लोगों को अपने लच्छेदार शब्दों से, यदि यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया। और उस तरीके से अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए जिस तरीके से किसान ने अपनी जमीन कैसे खो दी, ये कहां चली गई। पिछली सरकारों के दौरान वे अपने बच्चों को चपरासी की नौकरी दिलाने या ड्राइवर बनाने के लिए रिश्वत देने को अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते थे। कई मामलों को लेकर पीएम मोदी ने प्रकाश डाला, जिसमें ब्लैक मनी का मामला अहम था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद ब्लैक मनी को वापस लाना ही नहीं, बल्कि इसका भी इंतजाम करना है, क्योंकि ब्लैक मनी बाहर ले जाने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए काले धन के मामले को प्रमुखता से उठाया था।
लेकिन जब उनकी सरकार केंद्र में बनी तो उसके बाद ब्लैक मनी के मामले में टाई फेस। बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब की तो उनका यह कहना है कि राजनीति में यह तो चलता रहता है। अब अमित शाह के उन शब्दों को यदि महाराष्ट्र में किसी जमाने में देर रात चलने वाले डांस बारों के उपलक्ष्य में तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने यह कहा था कि छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से एक जिम्मेदार नेता ही नहीं बल्कि भारत के रहनुमा कहे जाते हैं, यदि उनके मुखारबिंद से कोई बातें निकली थी तो आखिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? क्या काला धन बीरबल की वो खिचड़ी है जो कभी पक नहीं सकती? इसके अलावा पीएम मोदी ने गोवा में यह भी कहा कि पिछली सरकार ने कोयले में हाथ काले किए थे, लेकिन हमने उसी कोयले को हीरा बनाकर देश को समर्पित कर दिया। इसके साथ साथ रेल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार दूरदर्शी रेल बजट पेश किया। वैसे हर दही बेचने वाला अपनी दही को खट्टी नहीं कहता, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों की जमकर तारीफ की। यहां तक कि केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है तब से कई बार मोदी जनता से मुखातिब हुए, उन्होंने विदेशी दौरा किया, कई मामलों में उन्होंने अपनी कई बातें करी, लेकिन कितने बातों पर वह कामयाब हुए, उसे अब कितने वादों को पूरा कर पाने में वो कामयाब हुए, ये कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, स्मृति ईरानी ने पकड़ा ट्रायल रूम में छिपाया गया कैमरा। जी हां, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में नामी गारमेंट ब्रांड फैब इंडिया के शोरूम के ट्रायल रूम की ओर छिपाया गया कैमरा पकड़ लिया। यह रूम से लगी दीवार में वेंटिलेशन यूनिट में लगाया गया था, जहां पर स्मृति ईरानी वहां पहुंचती हैं, उन्हें कुछ शक होता है, संदेह होता है, जिसके बाद पहले वह पुख्ता तौर पर उसकी पुष्टि करती हैं और उसके बाद स्थानीय विधायक को दूरध्वनि के माध्यम से संपर्क करके वहां पर तत्काल बुलाती हैं और ये मामला उजागर होता है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी यदि छिपाए गए कैमरे को पकड़ लेती हैं तो सच्चाई इसमें कितनी होगी, पारदर्शिता कितनी होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि अभी भी किसी भी शोरूम में या फिर ट्रायल रूम में जहां महिलाएं कपड़े बदलती हैं या फिर किसी तरह का कोई कार्य किया जाता है, उसको लेकर वहां सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, इस सवाल पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 16 दिसंबर गैंगरेप के बाद बने नए कानून में छिपे कैमरे से निजी तस्वीरें लेने को गंभीर अपराध माना गया था और इसे गंभीर अपराध के दायरे में भी लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील डीबी गोस्वामी ने बताया कि इस आरोप में 3 साल तक कैद हो सकती है। दूसरी बार ऐसी हरकत करते पकड़े जाने पर जमानत भी नहीं होगी और 7 साल की सजा ऊपर से। अब सवाल यह उठता है कि मैनेजर के ऑफिस के कंप्यूटर में दिखता था वो फुटेज जो उन महिलाओं के निकाले गए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जिस पर पैनी नजर रखी गई थी। अब इसके पीछे का मंसूबा क्या था, फिलहाल ये पुलिसिया जांच के बाद सामने आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। यमन में लगातार जिस तरीके से अशांति फैली हुई है, उसके बाद भारत सरकार की पहल पर यमन में जिस तरीके से भारतीय बड़े पैमाने पर वहां पर हैं, 1900 के लौटने की बात कही जा रही है। 334 जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वह लौटने वाले हैं और 509 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से यमन पूरी तरीके से अशांत है और वहां पर खबर क्या है ये हम आपको बताते चले। अशांत यमन में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर सरकार ने शुक्रवार से हवाई मार्ग के जरिए भारतीयों को निकालने का एक अभियान शुरू किया है। फिलहाल यमन के बंदरगाह अल होदीदाह से 306 भारतीयों को लेकर नौसेना का एक जहाज जिबूती के लिए रवाना हो गया। इनमें 251 पुरुष और 38 महिलाएं, साथ साथ 17 बच्चों का समावेश है। वहां से विमान से लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने
ट्वीट करके कहा कि संकटग्रस्त यमन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। बहरहाल यमन अशांत है, भारतीय मूल के रहिवासी बड़े पैमाने पर वहां पर हैं। भारत सरकार की पहल पर अब उन्हें भारत लाया जा रहा है और अब धीरे धीरे भारत के वो नागरिक, भारत के वो लोग जिनके परिजन के कुछ सदस्य, जिनके परिवार के कुछ सदस्य यमन में है, जिनको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई थी, अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कच्चे तेल की कीमत होगी आधी, ईरान का करार मुहर है अभी बाकी। अमेरिका खुश, भारत को ढेर सारा फायदा। सवाल है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी के विदेश मंत्री गुरुवार को ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम से संबंधित बड़े मुद्दों के समाधान के मानकों पर सहमत हुए। ये सहमति स्विस शहर लुसाने में 8 दिनों तक चली गहन वार्ता के बाद बन पाई है। अब जून अंत तक अंतिम व्यापक समझौता करना है। कई सालों की बातचीत के बाद ईरान और अमेरिका सहित 6 बड़ी ताकतों के बीच बनी सहमति का भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है और कहा है कि भारत ने हमेशा से ही इस चीज को समर्थन किया। इस समझौते के तहत ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल परमाणु बिजली घर चलाने और अन्य शांतिपूर्ण इरादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने का अपना इरादा छोड़ने की एवज में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उठा लिए जाएंगे। अब किन बातों पर हुई है सहमति, हम आपको बताते चले, लेकिन ये कौन से अखबार की खबर है ये बताना बेहद जरूरी है। ये नवभारत टाइम्स और नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर ये खबर जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये बॉटम लाइन पर आपको बता दें, ईरान अगले 10 साल में चरणबद्ध तरीके से 19,000 सेंट्रीफ्यूग को घटाकर 10,000, उसके बाद 6,104 और फिर 5,060 पर ले आएगा। ईरानी सेंट्रीफ्यूग केवल 3.67% तक यूरेनियम का एनरिच करेंगे, जो बिजली उत्पादन के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके साथ साथ जमीन से 200 फीट नीचे स्थित फार्दो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एनरिचमेंट अगले 15 साल तक बंद रहेगा। इस्तेमाल न होने वाले सेंट्रीफ्यूजों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में रखा जाएगा। ईरान के सभी न्यूक्लियर सेंटर्स IAEA नियमित रूप से इसका परीक्षण करेगा। अब कच्चे तेल की कीमत जब आधी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका असर किन किन चीजों पर पड़ेगा। कच्चे तेल में गिरावट आई, पेट्रोल में गिरावट आई, डीजल में गिरावट आई। पेट्रोल डीजल में गिरावट आई, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी गिरेगी। लोगों को यकीनन इसका फायदा होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या ये सिर्फ कागजी पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी या फिर यथार्थ के पटल पर भी इसका कोई असर हमें देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की खींचतान होगी, किसकी राह आसान। ये खबर है नवभारत टाइम्स के पृष्ठ क्रमांक 3 पर और खबर है अनीता शुक्ला की। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। बृहन मुंबई महानगर पालिका में जल्द ही स्थायी, बेस्ट, शिक्षण और सुधार, इन 4 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है और इसके लिए शनिवार को संबंधित चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। शनिवार यानी आज का दिन है। आज का दिन काफी अहम है, खास करके बृहन मुंबई महानगर पालिका में 4 महत्वपूर्ण पदों के लिए, महत्वपूर्ण विभागों के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाना है, जिसको लेकर नामांकन किया जाएगा। अब बता दें आपको, स्थायी शिक्षण समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव 6 अप्रैल को होना है, तो वहीं बेस्ट समिति का और सुधार समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव 8 अप्रैल 2015 के दिन होना है। दोहराए जा सकते हैं यशोधर फंडसे, शिवसेना के नगर सेवक की हम बात कर रहे हैं और उनसे संदर्भित ये खबर है। शिवसेना के एक नगर सेवक ने बताया कि फिलहाल 6 अप्रैल को होने वाले स्थायी समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष यशोधर फंडसे को एक बार फिर से मौका मिलने की संभावना है। चुनाव में उनका उम्मीदवार मजबूत माना जा रहा है और चुनाव में उनकी उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि फंडसे को इस पद पर बने रहने के लिए मातोश्री से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जब मातोश्री का याद आया
तो हमें बांद्रा पूर्व के उस उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव का भी हमें याद आया, चूंकि वहां पर स्थित है मातोश्री बंगला, वो मातोश्री बंगला जहां से तय की जाती है शिवसेना की रणनीति। और अब वहां होना है उपचुनाव, चूंकि वहां के तत्कालीन विधायक जो गत विधानसभा चुनाव में प्रचंड वोटों से जीतकर आए थे, प्रकाश बाड़ा सावंत, उनकी मौत हो चुकी है और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी तृप्ति सावंत को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय शिवसेना के उस किले को उद्ध्वस्त करने के लिए नारायण राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है और नारायण राणे के सामने स्थिति करो या मरो जैसी है। हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें जिस तरीके से बृहन्मुंबई महानगर पालिका के मुख्य 4 समितियों के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष पर बीजेपी की नजर। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और बीजेपी में स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पाने के लिए फिलहाल खींचतान जारी है, रस्साकसी जारी है। यदि शिवसेना की ओर से बीजेपी को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इस बार बीजेपी का नगर सेवक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यह कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। बीएमसी सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इससे पहले भी कई बार शिवसेना से स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की मांग की थी, लेकिन हर बार शिवसेना ने इस पद को देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार राज्य और केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, साथ ही इसलिए बीएमसी के इस मलाईदार पद पर बीजेपी की नजर क्यों नहीं पड़ेगी। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार शिवसेना को जानकारी दिए बिना ही स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकता है। बहरहाल ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस तरह की खबर हम पढ़ रहे हैं। मुख्य समय जब आता है तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। क्या बागीपन तेवर दिखाई देंगे या फिर शिवसेना और बीजेपी पहले की तर्ज पर एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर, जहां 30 साल से अधिक का समय बृहन्मुंबई महानगर पालिका में बिता चुकी है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पक्ष में तकरीबन 30 साल से अधिक समय से शिवसेना और बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पूर्व सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में जो नूरा कुश्ती मची थी, क्या उसकी पुनरावृत्ति इस चुनाव में भी देखने को मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार को मिल सकती है जीत। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रहे मतभेदों का फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी को स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी न मिलने की स्थिति में उनका समर्थन कांग्रेस की झोली में जा सकता है। बीजेपी शिवसेना के इस आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीत हासिल कर सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है शिवसेना के खिलाफ। हाल ही में एमएनएस गट नेता संदीप देशपांडे ने बीएमसी मेयर स्नेहल आम्बेकर के उस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके चलते इन दिनों बीएमसी में शिवसेना और एमएनएस के बीच काफी तनाव चल रहा है। इन सब के चलते इस चुनाव में शिवसेना को एमएनएस के नगर सेवकों का समर्थन मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, एमएनएस का यदि गट नेता महापौर का स्टिंग ऑपरेशन करता हो, वो महापौर जो शिवसेना पार्टी की नगर सेविका है, स्नेहल आम्बेकर की हम बात कर रहे हैं, जिसने कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ मोबाइल पर हुई फोन जो बातचीत थी उसको बकायदा रिकॉर्ड कर मीडिया में सार्वजनिक कर दिया। और इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक और बीएमसी के नेता, हम बात कर रहे हैं एमएनएस लीडर की, जिन्होंने इस मामले को एंटी करप्शन तक पहुंचाया और अब इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। तो ऐसे में क्या इस चुनाव में एमएनएस शिवसेना का साथ देगी? कदापि नहीं। इन्हें फिर से मिल सकता है मौका। अब किसे मिल सकता है यह हम आपको बता दें। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अध्यक्ष पद पर विराजमान अध्यक्षों को एक बार फिर से मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत स्थायी समिति में यशोधर फंड से, बेस्ट समिति में अरुण दूधवड़कर, शिक्षण समिति में विनोद शेलार और सुधार समिति में उज्ज्वला मोडक को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि किसे मिलेगा मौका और
किसकी, कौन हार का करेगा सामना। मर्दांगिनी के नाम है राणे, समाजवादी पार्टी का यह कहना है। नवभारत टाइम्स के पृष्ठ क्रमांक 3। कुछ समय पहले हम अपने दर्शकों को यह बता रहे थे कि बांद्रा पूर्व विधानसभा में हो रहे विधानसभा उपचुनाव, वहां के तत्कालीन विधायक प्रकाश बाला सावंत की लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद वहां की सीट जो थी वह रिक्त थी। शिवसेना ने अपने उम्मीदवार को वहां उतारा है तृप्ति सावंत के नाम पर। प्रकाश बाला सावंत की पत्नी है तृप्ति सावंत, जिन्हें टिकट दिया है शिवसेना ने, लेकिन उनके मुकाबले उनकी टक्कर सीधे सीधे कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेता जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हम नारायण राणे की बात कर रहे हैं। और नारायण राणे को मर्दांगिनी का नाम दे रहे हैं अबू हाशिम आजमी। राजनीति का उत्थान होगा या पतन होगा, राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है, यदि एक आम आदमी इसका अंदाजा लगाए तो शायद सुबह से शाम बीत जाए। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी ने कहा कि विकास और मर्दांगिनी का नाम नारायण राणे है, शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। किसके सामने? नारायण राणे के सामने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से हुई बातचीत के बाद उन्होंने भी अपने उम्मीदवार को यहां से नहीं उतारा है, जबकि गत विधानसभा चुनाव में संतोष धुआली को, जो शरद पवार साहब के पीए हैं, उस पीए के सुपुत्र संतोष धुआली, जो कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन आज तक जीत का उन्हें मौका नहीं मिल पाया है। लिहाजा एनसीपी ने नारायण राणे के सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी उसी कदम पर चली है और उसने भी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकाश बाला सावंत को 40,000 से भी अधिक वोट मिलने में कामयाबी मिली थी बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को प्रकाश बाला सावंत की सहानुभूति का कोई वोट मिल पाएगा, या फिर नारायण राणे शिवसेना के उस किले को उद्ध्वस्त कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? चूंकि ये वही नारायण राणे हैं जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में स्थित मातोश्री बंगले से शुरू हुई है, जहां से शिवसेना की रणनीति तय की जाती है। और आज उसी शिवसेना को पटखनी देने के लिए नारायण राणे चुनाव मैदान में उतरे हैं। विधि का विधान देखिए, नियति का खेल देखिए। जिसने दी थी शह, आज उसी को मात देने के लिए नारायण राणे वहां पहुंचे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ती जी यहाँ रोकना चाहेंगे। एक अगर जनरली तौर पर देखा जाए तो जो खबर थी, जो आज के पेपरों की मुख्य खबरें बनी, उसमें दो खबरें नेशनल लेवल पर, एक बीजेपी की बैठक थी और दूसरी स्मृति ईरानी की। हालांकि बैठक को लेकर तमाम पार्टियों ने, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बैठकें कोई भी कर लें, होना कुछ नहीं है। वहीं अमित शाह का भी आपने सुना और पढ़ा कि अमित शाह ने कहा कि अभी भी बीजेपी 10 से 20 साल तक सत्ता में रहेगी और उसे कोई नहीं हटा सकता। और हालांकि इन्होंने जो एक नया फॉर्मूला शुरू किया है अपनी बैठक में, अपने नए नए एजेंडे को लेकर, और दूसरी तरफ पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ने को लेकर, इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे जोक्स भी हैं जो आजकल देखने को मिल रहे हैं कि जो उनकी लगातार कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जा रहा है, उनका कि सबसे बड़ी पार्टी अब तक वो बन गई है बीजेपी। और वहीं दूसरी तरफ उनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जो कैमरा मिला है खुफिया, वैसे कोई पहली घटना नहीं है, आम लोगों के साथ ये घटनाएं कई बार हुई हैं। इसको लेकर एहतियात बरतने की बात कही गई है, लेकिन अब खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ और उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध होनी एक बड़ी बात है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ वो एक महिला है, एक नामचीन है, पहले से उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए हुए हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ, उनकी तरह, और जो पुलिस ने हार्ड डिस्क जब्त की है उसमें ये भी पता चला है कि उस हार्ड डिस्क में जो दिखाए गए हैं, जो वहाँ पे कैप्चर कुछ सीन्स हुए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बॉडी के नीचे का हाफ पार्ट पूरा दिख रहा है। तो ऐसे में तमाम सवाल उसको लेके उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पारिस्कर हैं गोवा के, उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। बट फिलहाल आप क्या समझते हैं, इस को सुरक्षा में सेध आखिर कहां से लगी होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा राजकुमार की इस पूरे मामले में मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगाए गए थे, उसके जो हार्ड डिस्क पुलिस ने जब्त किए हैं, उसको खंगालने के बाद एक चीज साफ हो गई है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि स्मृति ईरानी के लिए ही वो कैमरा लगाया गया हो,
चूंकि कई दिनों से वो कैमरा था, तो इसमें राजनीतिक मंशा से हम इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक मंशा नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये तय है कि अब जिस स्थान पर वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक दुर्भाग्यवश ही कहा जा सकता है कि वहां पर पहुंची है स्मृति ईरानी, और उनके सामने ये चीज जो थी वो उनकी आंखों ने पकड़ ली। और आंखों का पकड़ना इस बात को तस्दीक देता है कि ये जो तमाम कवायद चल रही थी वो पिछले कई दिनों से चल रही थी। देखने वाली बात यह होगी कि अब मामला केंद्रीय मंत्री से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है खबर तो बनेगी ही और सुर्खियों में रहेगी। अब दिन भर आज क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर हमारी नजर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संजय जी थे जिन्होंने बताया कि आज के अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां थी, कौन सी खबर पहले पेज पर और कौन सी बड़ी खबर थी। तो कल हम अपने कुछ प्रोग्राम के साथ और हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Global Advertisers.